नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। नौकरी हम सब के लिए कितनी जरूरी, कितनी आवश्यक है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि एक नौकरी से न सिर्फ हमारे जीवन को संवारने में मदद मिलती है, बल्कि हमसे जुड़े जो लोग हैं, हमारा जो परिवार है, हमारे दोस्त हैं, इन सभी का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यही वजह है कि हम पढ़ाई करते हुए अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी के ख्वाब देखने लगते हैं। छोटी हो या बड़ी हो, सभी के लिए नौकरी आवश्यक है। एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन का एक अहम आधार। अपने जीवन को हमको सही तरीके से आगे बढ़ाना है, अपने तमाम खर्चों को बेहतर तरीके से उनमें संतुलन बिठाना है, उसके लिए नौकरी आवश्यक है। लेकिन आजकल आप छंटनी, ले ऑफ्स जैसे शब्द काफ़ी सुन रहे होंगे, और ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि ये बातें दुनिया भर में हो रही नौकरियों की दुनिया में संकट के बादल और बदलाव की कहानी को बयां कर रही हैं। नई तरह की नौकरियां पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। अब ये नई तरह की नौकरियां खासतौर पे टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ रही हैं, जिस वजह से जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, परंपरागत नौकरियां हैं, उन पर एक तरह की मुश्किल आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इसी तरह के आशंका से घिरी हुई है, जो कहती है कि 5 साल में दुनिया भर में 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी और 6 करोड़ 90 लाख नई नौकरियां इन 5 सालों में तैयार होंगी। अब इसका अंतर अगर निकालें और आज के मुकाबले इसके आज की तुलना से करें तो 2027 तक 1 करोड़ 40 लाख नौकरियां कम हो जाएंगी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इसमें भी बेहतर करता रहेगा, क्योंकि यहाँ जो टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है वो नया नया है। बाकी जो पश्चिमी देश हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर जो एग्जॉस्ट कर चुका है, लोगों ने उसका काफ़ी इस्तेमाल कर लिया है, और यही वजह है कि भारत में इसकी डिमांड बनी रहेगी और लोगों की स्किल में भी सुधार आया है, जिसकी वजह से ये डिमांड बनी हुई है। अब आपको एक और आंकड़ा बताते हैं। एक रिपोर्ट आज आई है और इस रिपोर्ट में भारत में बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अप्रैल में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.11% पर पहुंच गई है। और ये जो है वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन करती है, यानी ये विरोधाभास प्रकट करती है कि एक तरफ हम देख रहे हैं CMI का डेटा जो बताता है कि बेरोजगारी दर जो है वो 4 महीने के हाई पर है, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जॉब रिपोर्ट है वो कहती है कि भारत में जो है स्थितियां बेहतर रहेंगी। और हम इसी को आज चर्चा में लेकर आए हैं। हालांकि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आपको अपनी सहयोगी वामाक्षी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये जो जॉब रिपोर्ट है, फ्यूचर जॉब रिपोर्ट है, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, बताएं वामाक्षी। जी बिल्कुल, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, और ये रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में दुनिया भर में करीब 8 करोड़ नौकरियां संकट में आएंगी। मगर ओवरऑल ये सिनेरियो में भारत एक ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है। भारत पर इसका कैसा प्रभाव है, आइए एक बार इस पर नजर घुमा लेते हैं। तो आने वाले दौर में भारतीय कंपनी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, ऐसा उनका मानना है। अगले 5 साल भारत में हर सेक्टर के लिए काफ़ी शानदार हो सकते हैं। इनफैक्ट नए बदलाव के कारण भारतीय कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रह सकता है। भारतीय कंपनी में नौकरियों के ज़्यादा अवसर भी पैदा होंगे, और इनफैक्ट 61% भारतीय कंपनियों का कहना है कि भारत में हालात काफ़ी अच्छे होंगे। मैक्रो एनवायरनमेंट जो ग्लोबल से अगर हम देखें, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हालात काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। टेक्नोलॉजी के बेहतर अडॉप्शन से ये सुधार आएगा। अगर हम देखें, नौकरियों की समस्या है, मगर इसका समाधान क्या है? तो बढ़ती तकनीक की वजह से नौकरियां जाने वाली है। 2027 तक इनफैक्ट उनका मानना है कि 10 में से 6 कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। स्किल की कमी से कई सेक्टर में नौकरियां तो जाएंगी, और इनफैक्ट 44% कर्मचारियों को बढ़ानी होगी अपनी स्किल्स नौकरी बचाने के लिए। नई तरह की नौकरियां में नए स्किल्स की भी ज़रूरत होगी। तो
समस्या तो है, मगर उसका समाधान है कि नए स्किल्स ज़रूर पिकअप करने होंगे। मगर सुनहरा मौका कहाँ है नौकरियों के बीच में? तो अगर हम देखें अगले 5 साल में डिजिटल कॉमर्स में काफ़ी रोज़गार बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। डिजिटल कॉमर्स में करीब 20 लाख और नौकरियां बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इनफैक्ट एआई और मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ने वाली है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और बिजनेस एनालिटिक्स की भी मांग होने वाली है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, समस्या तो है, समाधान भी है और सेक्टर्स भी हैं जहां पर काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ सकती है नौकरियों को लेकर। तो देखा आपने, भारत के लिए बेहतर स्थितियां हैं और ये स्थितियां बेहतर इसलिए हैं क्योंकि भारत जो है वो तकनीक का एडेप्टेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहा है। दूसरी ओर बेरोजगारी के आंकड़े भी आए हैं, लेकिन ये जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का विशेष पैनल मौजूद है, परिचय कराते हैं आपसे। आदित्य नारायण मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, सीईओ डायरेक्टर हैं CIAL HR से। आदित्य सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारत भारद्वाज हैं जो कि सीईओ और प्रेसिडेंट हैं जितिन चावला सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट से जाने माने करियर काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत भारत जी आपका भी ET नाउ स्वदेश में। और हमारे साथ मीनाक्षी वशिष्ठ हैं जो कि फाउंडर हैं टेक कुनकोर्की। और मीनाक्षी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मीनाक्षी जो हैं जो टेक्नोलॉजी फ्रंट है, AI का जो एक्सपोजर बढ़ रहा है उस पर रोशनी डालेंगी। सबसे पहले आदित्य सर मैं आपके पास आना चाहूँगा और जो एक आम दर्शक के मन में एक तरह की शंका पैदा हो रही होगी, उसी शंका वाले सवाल से मैं शुरुआत करूँगा। एक तरफ हम देख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो फ्यूचर जॉब रिपोर्ट है वो कहती है कि साहब दुनिया में स्थितियाँ चैलेंजिंग भले ही हों, लेकिन भारत में जो है वो स्थितियां बेहतर रहेंगी। यहाँ पर भारतीय कंपनियां भी इस सर्वे में शामिल हुई, उनका भी मानना है और 60% से ज़्यादा कंपनियों का मानना है कि हर सेक्टर के लिए मौका है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का एडेप्टेशन हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं और हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी एग्जॉस्ट नहीं हुई है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब अभी एग्जॉस्ट नहीं हुई है। दूसरी ओर आज जो CMI का डेटा आया है जो कि बेरोजगारी दर को चिन्हित कर रहा है, और उस डेटा को देखें तो बेरोजगारी दर भारत में 4 महीने के उच्चतम शिखर पे पहुंची है। अब ये दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि अगर हम बेहतर कर रहे हैं तो बेरोजगारी दर का ये आंकड़ा क्यों है। ज़रा हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर क्या चैलेंजेस वाकई बने हुए हैं। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है, ये सबके लिए जानना जरूरी है। एक तो शॉर्ट टर्म में अभी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट्स के नंबर्स आए हैं और उसका कारण ये है कि ग्लोबली जो हम इन्फ्लेशन और जो चैलेंजेस देख रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ रिफ्लेक्शन इंडिया पर हो रहा है अब, और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ नंबर्स ऐसे डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग वो सेक्टर में इतने सारे प्रोग्रेस हो रहे हैं कि जॉब्स वो फील्ड में काफी तेजी से बढ़ रही हैं। तो इसलिए हमें इतना कोई संकित होने की कोई जरूरत नहीं है। IT सेक्टर में थोड़ा अभी चैलेंजेस हैं, स्टार्टअप सेक्टर में हैं, क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। और हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए, जो AI रिलेटेड ऑटोमेशन जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन इंडिया के लिए, भारत के लिए ये उसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि 2 चीजें होंगी। एक, हमारे जो सब सेक्टर्स हैं, फार्मा, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इंजीनियरिंग, जो भी आप सेक्टर ले लें, सब सेक्टर में बहुत सारा ऑटोमेशन अभी होने को बाकी है। वो ऑटोमेशन करने के लिए AI के जितने टूल्स आ रहे हैं, चैट GPT हो या जो भी और कुछ कन्वर्सेशन के लिए जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स आने वाले हैं, वो सब कंपनीज में अभी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। आप देखेंगे AI का अभी पेनिट्रेशन इंडस्ट्री में कितना है, वो 10% भी नहीं है। वो बहुत काम अभी बाकी है। सो वो ऑटोमेशन कराने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स का जरूरत होगी और कंटेंट स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी। अभी जो स्किल्स हैं लोगों के पास, शायद वो स्किल इमीडिएटली वो काम में ना आ सके, तो इसलिए अपस्किलिंग करना पड़ेगा। और एक चीज है, इंडिया टेक्नोलॉजी बैक ऑफिस के लिए दुनिया में सब जगह में इंडिया का जो इम्पोर्टेंस है,
इंडिया को सब लोग जानते हैं। इंडिया का जो टेक टैलेंट है, जो प्रोएस है, वो दुनिया भर में फेमस है। तो इंटरनेशनली जो एआई के इम्प्लीमेंटेशन होंगे, वो सब बैक ऑफिस उसका इंडिया में होगा। जो हमारे आईटी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सर्विसेज और नए प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं, ये सब जगह में बहुत सारे जॉब्स अभी क्रिएट होने वाले हैं। तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि ऑटोमेशन और एआई के वजह से कुछ जॉब्स तो चले जाएंगे, लेकिन नए नए जॉब्स क्रिएट होंगे ही। तो वो न्यू जॉब्स करने के लिए लोगों के पास स्किल रहना चाहिए। इसलिए हमें यंग जनरेशन जो है, जो अभी इंस्टीट्यूशंस में है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, वहां पर उनको ये स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। और हमें जो कैंपस टू कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम में अभी इन्वेस्टमेंट करना होगा। बात आपने कही कि जो डिमांड है, जिस तरह की स्किल की डिमांड है, उसके लिए इस पूरे इकोसिस्टम को, जहां हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जहां हम स्किल्स को बढ़ाने के लिए अगर किसी सेक्टर में भी एंटर कर रहे हैं, तो वहां क्या इस तरह की जो स्किल बढ़ाने की चीज़ हैं उस पर काम किया जा रहा है। ये सारे चैलेंजेस बने हुए हैं और यही आज की डिमांड है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि साहब जहां नौकरियां जाएंगी वो किस वजह से जाएंगी, उसका भी एग्जाम्पल आदित्य सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। भारत सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप लोग तो बड़ी संख्या में स्टूडेंट से, एस्पायरेंट से सबसे डील करते हैं, बहुत सारा डेटा भी आप लोगों के पास से होके गुजरता है। कंसर्न्स हैं क्या? मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और तकनीक की वजह से बहुत सारी जॉब की प्रोफाइल बदल जाना, हम देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि 44% के करीब ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले वक्त में बदलाव होना है। उसके लिए या तो व्यक्ति अपने आप को स्किल में बदलाव करे या फिर तैयार रहे जॉब कट्स के लिए। फिर भी आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? जी जी, हमारा जो रिसर्च है, यहाँ पर हमारी टीम हमेशा जो करियर गाइडेंस करती है स्कूल के बच्चों के लिए, हम ये बताते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर 10 करियर्स कौन से बेस्ट होंगे, अगले 10 साल में कहाँ दुनिया जा रही है। तो उस बेसिस पर हम उनका प्रोफाइल बिल्डिंग करवाते हैं। हम उनको सजेस्ट करते हैं कि ये ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, गूगल गैराज जैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 160 कोर्सेज फ्री हैं, कोई भी जाकर अपने आप को अपस्किल कर सकता है वहां पर। यही हम वर्क फोर्स को भी बोलते हैं। काफी जगह काफी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पर ये किया जाता है। लेकिन जहां तक हम नौकरियों और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो मेरे को लगता नहीं कि हमारा भारत देश में कुछ ऐसा उसका संकट दिखाई देगा, क्योंकि उसमें कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत अच्छे हैं। हम वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, जहां पर गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स जो हैं, हमारी जो नीतियां सरकार ने बनाई है, वो बहुत अच्छी हैं, जिसमें बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। अब अगर सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, स्किल सेक्टर चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो यंग फोर्स है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन अभी तैयार हो रहा है। अब उसको कैसे संभालना है, इसके लिए सरकार ने काफी अच्छी नीतियां बनाई हैं, जहां पर मेक इन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो उनको दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में लिबरलाइजेशन किया, वो दूसरी चीज है। जीएसटी का देखिए आप, आज ही खबर आई कि हमने अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 1,87,000 करोड़ रुपए हमने जीएसटी से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जॉब्स अपने आप बढ़ेंगी। अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम लोग काफी आगे रहे हैं और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। आईटी जो हमारा पूरी दुनिया का सुपर पावर माना जाता है इंडिया, वहां पर थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन जॉब्स रिप्लेस होंगी। अब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए। कहीं ना कहीं वहां भी आपके बहुत सारी वर्क फोर्स है जो उसको जो सेक्टर है इमर्जिंग, जैसे मशीन लर्निंग है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बॉट्स है, रोबोट्स है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी लोग चाहिए। तो हमने पूरी, अगर आप इतिहास देखें तो जहां से मशीन शुरू हुई, तो जो वर्क फोर्स था, हाथ के काम कम हो गए, लेकिन वर्क फोर्स तो हमेशा रहा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही रहेगा। अब जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, हेल्थ केयर है, ई कॉमर्स है, मैं जैसे मिश्रा जी ने कहा कि स्किल तो इम्पोर्टेंट करने ही होंगे ही, अपने आप को हमारे को बहुत ज्यादा स्किल्स में अपग्रेड करना है। और जो इकोनॉमिक
सरकारी नीतियां, टेक्नोलॉजी, ये सब मिलाकर मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि हमारी कुछ जो आने वाली जनरेशन है, अगर उसको ठीक से गाइड किया जाए, उसको सही रास्ता दिखाई दिया जाए, तो हम पूरे वर्ल्ड में काफी बड़ा फोर्स निकल बनकर आएंगे। तो बेरोजगारी की हमारे को चिंता करने की जरूरत ठीक है, अभी फिलहाल दोनों एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत के लिहाज से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्किल्स की बात हो, टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन की बात हो, कई इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। अगर कहीं नौकरियां कम होंगी तो इसके पैरेलल और इससे कनेक्टेड बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर नई नौकरियां जो हैं उनका सृजन भी होगा, यानी वो नौकरियां वहां पर बढ़ेंगी भी, तो ये एक संतुलन बना रहेगा। मीनाक्षी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप एक टेक्नोलॉजी की जानकार हैं। बार बार एआई को एक संकट के तौर पर देखा जा रहा है, क्या ये वाकई एक समस्या है या भारत के लिए आपको लगता है कि ये चैलेंज भी एक अवसर लेकर आ रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं देखती हूँ, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमेशा, क्योंकि इसमें नयापन है, आपने उसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो हमेशा ये लगता है ओह ये एक नया संकट आ गया, पता नहीं कितने जॉब्स जाएंगे। मतलब मुझे बचपन से अपने याद है कि कंप्यूटर्स जब आए थे तो पूरा हर जगह लोगों में चिंता फैल गई थी कि पता नहीं कितने जॉब्स खत्म हो जाएंगे। कंप्यूटर आया, बहुत सारे नए अवसर खुल गए, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल गई, और साथ ही साथ वो समृद्धि भी लेके आई। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग आया, कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर आया, आईटी इंडस्ट्री देखिए, सब कुछ कंप्यूटर के बैकबोन पे आईटी इंडस्ट्री इतनी बड़ी खड़ी हो गई, जिसमें हजारों करोड़ों के जॉब अपॉर्चुनिटीज आ गए। एआई भी उसी तरीके से मैं मानती हूँ एक अवसर लेके आएगा। अगर आप आज की डेट में देखो, एआई इज व्हाट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि आप एक तरीके से एक डिसीजन लेने वाली क्षमता को ऑटोमेट कर रहे हो। ह्यूमन माइंड को देखिए, जैसे ही 3 या उससे ज्यादा पैरामीटर्स चेंज होते हैं, हमें डिसीजन लेने में तकलीफ होती है। और अब तब हम कहते हैं, हम बड़े लोग जिन्होंने शायद जिंदगी एक्सपीरियंस करी है, बेसिकली आपके उनसे सलाह लेते हो। एआई इज एक्चुअली वो उसी तरीके से है कि जैसे ही आपके पैरामीटर्स ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके पीछे एक इंटेलिजेंस है जो काम कर रही है। एक इस तरह से है कि बहुत सारे पीछे से ज्ञानी लोग, स्पेशलिस्ट लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और फिर वो एक डिसीजन लेके देते हैं कि ये 6 पैरामीटर्स या 10 पैरामीटर, 12 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं एक साथ। अब इस सिनेरियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये होना चाहिए। सो मुझे ये लगता है, तो दैट इज वन थिंग। तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ आउटपुट डेफिनेटली काफी गुना बढ़ाएगा। अब जहां तक जॉब्स की बात है, एआई हमारी जिंदगी के हर पार्ट में एंटर करेगा, ये इनएविटेबल है, ये होगा ही होगा। अब ये होगा तो अब आप सोच लीजिए कि करोड़ों की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की आबादी है, उसके हर जिंदगी के पार्ट में अगर एआई एंटर कर जाए, तो एआई मॉडल्स बनाने के लिए उतना जो डेटा है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स करने के लिए, इंजीनियरिंग एनालिटिक्स करने के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी। और साथ ही साथ ये अचानक नहीं होगा, अचानक ऐसा नहीं होगा कि आज हम ये काम कर रहे थे और कल जो है सब कुछ एआई ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। एक पूरा ट्रांजिशन पीरियड होता है, और उस ट्रांजिशन पीरियड में कई बार एक पूरी जनरेशन जो वर्क फोर्स है वो निकल जाती है उस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने में। और इन द मीनवाइल जो यंग जनरेशन है वो अपने आप को स्किल कर रही है कि अब मेरे नए जॉब्स आएंगे, एआई की दिशा में होंगे, अलग अलग इसके डोमेन्स होंगे, हम उसमें स्केल करेंगे, तो यूजुअली ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होता है और एक बैलेंस बराबर बना रहता है। तो ये ही मेरा मानना है कि वाकई जब कोई नई तकनीक आती है, और भारत में जो कंप्यूटर रेवोल्यूशन था जब वो भी आया था, तब भी इस तरह की शंकाएं बनी हुई थी। लेकिन याद रखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो मौका देती है इंसान को अपनी रफ्तार, अपनी क्षमता, अपने स्किल को और ज़्यादा अपग्रेड करने का। क्योंकि हमेशा जो सबसे बड़ा
फैक्टर बन जाता है मशीन और इंसान की क्षमताओं में, वो दिमागी फैक्टर है। एआई के बारे में भले ही कहा जा रहा है, लेकिन वो एक ऑटोमेशन, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी एक प्रोग्रामिंग वाली चीज़ है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन जो है वो उससे कहीं ज़्यादा क्षमताओं वाला है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और स्किल को तो वाकई आप चाहे मशीनें आएँ चाहे ना आएँ, स्किल बढ़ाते रहना, खुद को री इन्वेंट करते रहना सबसे आवश्यक है। आदित्य सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, इस रिपोर्ट में बड़ी ख़ास बात कही गई और मेरा ध्यान इसलिए उस बात पे गया, उस फाइंडिंग पे गया। वो कहा गया कि डिजिटल कॉमर्स, शिक्षा और कृषि, ये एक ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि साहब ये परंपरागत भी हैं, खासतौर पे शिक्षा। और अगर हम कृषि को देखें, डिजिटल कॉमर्स को अगर उसमें निकाल भी दें, लेकिन ये सेक्टर आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा अवसर ले आ रहे हैं, चाहे उसमें ऑटोमेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता भी है। अब क्या वाकई कुछ ऐसे ऑड सेक्टर्स हैं जहां पर चाहे हमारे शिक्षा तंत्र है, चाहे हमारी जो ये पूरा पढ़ाई का पूरा ढांचा है, या स्टूडेंट्स के सोचने का जो ढंग है, वो उस ओर नहीं जा रहा है और वहाँ पर मौके अभी भी बने हुए हैं, लेकिन चूंकि वो एक तरह से ऑड सेक्टर्स हैं तो इसलिए रुचि वहाँ पर कम नजर आती है? मेरा ये मानना है कि कोई भी सेक्टर हो, वो सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज होगा। तो मान लीजिए एक टूरिज्म सेक्टर हो गया, आप देख रहे हैं ऑलरेडी बहुत सारे टूरिस्ट साइट में हम लोग वो हेडफोन वहां पर मिलता है और आपको पूरा जो वो हिस्टोरिकल साइट का हिस्ट्री, हमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए, हम लोग को ऑडियो को सुनकर ही बहुत सारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल में दिया है जहां पर टूरिज्म सेक्टर में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का कैसे यूसेज हुआ है। तो कोई बता सकता है कि ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के वजह से टूरिस्ट गाइड का जॉब खतरे में है, कोई बोल सकता है। लेकिन ये टूरिस्ट गाइड जो है, उसका स्किल जो पहले था, अभी वो स्किल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे ह्यूमन और मशीन को मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, उसको सीखना पड़ेगा हमें, ताकि जो कस्टमर आ रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो कस्टमर का एक्सपीरियंस और भी बढ़ जाए। अभी खाली टेक्नोलॉजी की वजह से जो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, उसके साथ ह्यूमन पावर भी कंबाइन हो जाए तो वो और भी बढ़ेगा। ये एक एग्जांपल है कि जहां पर ह्यूमन और मशीन का इंटरफेस दोनों इंटीग्रेट होकर अभी जॉब्स आएंगे और न्यू जॉब्स आएंगे। जो टेक्नोलॉजी उधर लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टेक्नोलॉजी लगेगा, तो उसके लिए इंजीनियर्स की जरूरत होंगे, नए कंपनीज बनेंगे जो नए नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे। ये सब हायर एंड की जॉब्स हो गए। तो अभी के जो नौजवान हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी कुछ भी सेक्टर में आ सकता है। और टेक्नोलॉजी अभी इतना जल्दी, इतना तेजी से चेंज हो रहा है कि हम अभी जो हमारा विजन है, वो 5 साल के बाद और विजन और भी चेंज हो सकता है। तो हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो नए तकनीकियां, बहुत अहम बात आपने कही कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है और मशीनों के साथ जो है वो तालमेल ऐसा बिठाना पड़ेगा कि रिजल्ट जो है वो एक ऐसा रिजल्ट सामने आए जो नज़ीर बन जाए। समय कम है मेरे पास, एक आखिरी सवाल मैं भारत सर आपसे लेना चाहूँगा कि ये जिज्ञासा है मेरी, ये सवाल भी मत पूछिए, ये जिज्ञासा है मेरी। आप सभी करियर काउंसलर हैं, स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स सभी को काउंसलिंग करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे संस्थानों को भी, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे हायर एजुकेशन की बात कर लें या हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज को संचालित करने वाले जो लोग हैं, क्या वक्त आ गया है कि इस बदलते दौर में अब संस्थानों की, लोगों की जो नियम बना रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाए, उन्हें भी बताया जाए साहब कि बच्चों को कुछ इस तरह से तैयार करो? जी प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
कि और काफी जगह ये मैंने देखा है, काफी स्कूल्स ने ये शुरू किया है, काफी विद्यालयों ने शुरू किया है ये सिस्टम। और बहुत खुशी होती है देखकर कि वो काफी फ्यूचरिस्टिक, यानी आगे आने वाली चीजों को अपने कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं। सीबीएसई का अगर देखें ये कोर्स, तो शायद विदेशों के कई एजुकेशन सिस्टम से सीबीएसई बहुत आगे है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत उसमें ये आ रही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन स्कूल लेवल पे अभी हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज कम है। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन की थ्योरी है, कि अगर हमारे को सर्वाइव करना है तो अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, और वो सारी स्किल्स हमारे को चाहिए जो फिटेस्ट आदमी में होनी चाहिए। तो हम अपने विद्यार्थियों को, अपने आने वाले जितने भी उनके माता पिता को, सब यही बोलते हैं कि जो आगे अगर एकेडमिक सर्टिफिकेट तो सिर्फ एक एंट्री का जरिया, एक टिकट होता है आपका एंट्री में कॉर्पोरेट में, लेकिन जो आप वहां सर्वाइव करते हैं उसके लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके, वो हर जगह काम आएंगे आपके, वो आपको अच्छा करना ही चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इंटरपर्सनल स्किल्स हो गया, लोगों को मैनेज कैसे करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सारी चीजें कुछ भी आए, दीज आर यूनिवर्सल थिंग्स विच वन शुड अपस्किल देमसेल्फ विद। मिश्रा जी एचआर हैं, तो आई एम श्योर ही विल आल्सो एग्री विद मी, कि वो मेरे से सहमत होंगे कि ये सारी चीजें जब भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो मैनेजरियल रोल के लिए आप क्या देखते हैं सबसे पहले, कि वो टीम प्लेयर क्या है, उसकी दूसरे अचीवमेंट्स क्या है, एकेडमिक्स के खास अलावा बात बहुत आपने सारी कही है। एक्टिविटीज उसने की है क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल, काफी ये schools ने वैलिड अभी पॉइंट्स उन्होंने किया हैं है। जिनको देखना होगा। समय कम है, मैं एक आखिरी सवाल मीनाक्षी जी आपसे लेना चाहता हूँ। आपकी क्या रिकमेंडेशन होंगी, आप क्या जो स्टूडेंट्स हैं, जो संस्थाएं हैं, जो भारत के सेक्टर्स हैं, उनमें किस तरह का बदलाव चाहती हैं? देखिए, शुरू में क्या होता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो सब रेजिस्ट करते हैं, जो मैंने पहले भी कहा। तो जो बदलाव मैं देखना चाहूंगी कि स्पेशली जो संस्थाएं हैं, जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको रादर देन थ्रेट देखने की जगह कि एआई एक थ्रेट है, उन्हें ये देखना है कि इसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपनी क्वालिटी लेवल्स इंप्रूव करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए भी कि हम ऐसा क्या करें, क्या एक ऐसी नई स्किल एक्वायर करें जिससे कि हमारा रेलेवेंस जो है एक नए वर्ल्ड में, जो कि एआई ड्रिवन वर्ल्ड है, उसमें बना रहे। यही है अहम बात है। और अपने तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। भारत सर, मीनाक्षी जी, इसके साथ आदित्य सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा के लिए, इस खास विश्लेषण के लिए। और इस चर्चा का निचोड़ यही है कि साहब टेक्नोलॉजी हर दौर में बदलेगी, नई नई चीज़ें हैरान करेंगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है। उसके साथ पहले तो हमें उसे एक थ्रेट के तौर पे नहीं बल्कि चैलेंज के तौर पर लेना है। और हमने पास्ट में ऐसा किया। कंप्यूटर पहले हमें चैलेंज दे रहा था, लेकिन ह्यूमन और कंप्यूटर जब दोनों मिल गए तो रिजल्ट्स किस तरह के सामने आए वो पूरी दुनिया देख रही। इसी तरह से एआई, ऑटोमेशन आने वाली वक्त में न जाने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आएंगी, उनके साथ तालमेल बिठाकर हमें बेहतर रिजल्ट देने हैं, अपनी स्किल को आगे बढ़ाना है। और इसमें जिम्मेदारी अब संस्थाओं की, कंपनियों की, सभी की बढ़ जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आई हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।